हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज बच्चों हम लोग कम्युनिकेशन विद इन 30 मिनट्स के अंदर हम कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है वो पूरा रिवाइज करते हैं। आइए बच्चों, लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट वन इज द कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन्स कम्युनिकेशन? बेटा, कम्युनिकेशन का मतलब होता है ए प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसके बिहाफ में बेसिकली हम अपनी इंफॉर्मेशंस, आइडिया, थॉट, फीलिंग, इमोशन को शेयर करते हैं दूसरी पार्टी को एट डिफरेंट चैनल। दैट मीन्स यहां पे हमने कम्युनिकेशन का मतलब सीखा। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑन बिहाफ ऑफ वन पार्टी एक्सप्रेस या शेयर हिज shares idea, thought, feeling, emotion, okay, in different channel to other party, that will be called communication। देखिए बेटा, यहाँ पे साफ साफ लिखा है ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट, फीलिंग एंड इमोशन। इसमें नहीं लिखा है थ्रू डिफरेंट चैनल, दैट विल बी कॉल्ड कम्युनिकेशन। आइए बेटा, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। कम्युनिकेशन के बाद फिर बात आती है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हाट डू मीन्स, मतलब कोई भी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कौन कौन से सारी चीजें, कौन कौन से पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो लाइए लेट्स स्टार्ट। बेटा, सबसे पहली बात, कम्युनिकेशन में सबसे पहला रोल होता है सेंडर का। सेंडर कौन होता है बेटा? सेंडर मीन्स सच पर्सन हु हैव आइडिया, थॉट, फीलिंग, इमोशन टू शेयर टू अदर पार्टी। मतलब सेंडर वो व्यक्ति होता है जो जिसके पास आइडिया, फीलिंग, थॉट, इमोशन, फीलिंग होती है बेसिकली शेयर करने के लिए किसको? अदर पार्टी। पहला प्रोसेस का पार्ट होता है सेंडर। दूसरी बात हमने क्या लिखी है? इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब सिलेक्शन ऑफ मेथड टू ट्रांसलेट द मैसेज। मतलब मैसेज को ट्रांसलेट करने का जो मेथड्स होता है, किस हम मेथड में इसको सेलेक्ट करके सामने शेयर करें, राइट ना, जिससे कि सामने वाली पार्टी उसको अंडरस्टैंड कर सके। दैट विल बी कॉल्ड इनकोडिंग। ओके, थर्ड वन इज द मैसेज। मैसेज का मतलब सब्जेक्ट मैटर विच इज ट्रांसमिटेड टू ट्रांसफरी या रिसीवर। मतलब दैट मीन मैसेज का मतलब वो सब्जेक्ट मटेरियल कंटेंट जो कि बेसिकली हम ट्रांसफरी को या रिसीवर को सेंड करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड मैसेज। फिर चौथी बात होती है चैनल। चैनल मतलब होता है पाथ, रास्ता, वे, जिसके बिहाफ में बेसिकली हम क्या करते हैं? मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, सेंड करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड चैनल। ओके, वो चैनल वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है और विजुअल भी टर्म हो सकता है, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात आती है रिसीवर, कि रिसीवर कौन होता है? रिसीवर का मतलब जो पर्सन जिसको बेसिकली मैसेज सेंड किया गया है, दैट विल बी कॉल्ड रिसीवर। उस पर्सन को क्या बोलते हैं? रिसीवर। आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिसीवर के बाद क्या है? डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द मैसेज। मतलब जो मैसेज है उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, और अंडरस्टैंड करने के बाद रिसीवर के द्वारा उसको हम आगे क्या करते हैं? उसके अगेंस्ट एक रिवर्ट देते हैं। रिवर्ट को दैट मीन फीडबैक। तो यही बेसिकली प्रोसेस, कम्युनिकेशन ऑफ प्रोसेस होता है। मतलब कम्युनिकेशन ऑफ प्रोसेस के अंदर बेसिकली ये 7 चीजें इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट वन इज द सेंडर, नेक्स्ट वन इज इनकोडिंग, third one is the message, fourth one is channel, fifth one is receiver, and sixth one is the decoding, and last one is the feedback। चलिए, ये भी दूसरी बात भी हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं बच्चों, चलिए लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करते हैं तीसरे की, राइट ना। तीसरी बात क्या है? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के टाइप, देखो बेटा, कम्युनिकेशन की टाइप की बात करें तो देयर आर 2 बेस। फर्स्ट वन इज द चैनल बेस। चैनल के बेस पे हम कम्युनिकेशन को समझते हैं। और नेक्स्ट वन है क्या है? पर्पज एंड स्टाइल। स्टाइल एंड पर्पज के बेस पे स्टार्ट करते हैं। आइए बेटा, अब चैनल के बेसिस पे जो कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर भी 3 कैटेगरी होती है। चैनल के बेस पे जो कम्युनिकेशन होगा उसके अंदर कितने बेस होंगे? जल्दी बोलो बेटा। 3 होंगे। फर्स्ट वन इज द वर्बल कम्युनिकेशन, नेक्स्ट वन इज द नॉन वर्बल, थर्ड वन इज द विजुअल। अब हम बात करें कि व्हाट डू मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि वेयर
राइट ना, जहां पे पार्टी सेंडर जो मैसेज शेयर कर रही है, जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है, वो वर्ड एंड लैंग्वेज में कर रही है, दैट विल बी कॉल्ड वर्ड एंड लैंग्वेज। का मतलब क्या हो गया? रिटन एंड ओरल। मतलब वर्ड एंड लैंग्वेज में किया जाए, दैट विल बी कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर दो चीजें आती हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर दो पार्ट होता है। फर्स्ट वन इज द रिटन कम्युनिकेशन, नेक्स्ट वन इज द ओरल कम्युनिकेशन। अब बात आती है ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। तो बच्चों, इफ हम बात करें ओरल कम्युनिकेशन का, तो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर दो चीजें आती है। ओरल कम्युनिकेशन मींस वेयर इंफॉर्मेशन या मैसेज ट्रांसफर या एक्सचेंज शेयर किया जाए इन राइट ना फेस टू फेस मैनर में या टेलीफोनिक, दैट विल बी कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। अब बात आती है कि जो ओरल कम्युनिकेशन है ये बेसिकली इफेक्टिव कैसे होगा। तो ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव के लिए बेटे बेसिकली हमें 5-6 चीज याद रखनी होती हैं। ओरल कम्युनिकेशन के अंदर पहली चीज बेसिकली जो वोकेबुलरी हम यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। लिस्टन एंड कन्वर्सेशन, पहले सुनो फिर उसको रिस्पॉन्ड करो, ओके। और ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि एक ओरल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाती है, एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन बताती है। चलिए, ये तो ओरल कम्युनिकेशन। फिर बात आती है वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर दूसरी चीज रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। तो बेटा रिटन कम्युनिकेशन का मतलब जहां पे इंफॉर्मेशन जब रिटन मैनर में शेयर किया जाए, रिटन मैनर में शेयर किया जाए, दैट विल बी कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन। और बात करते हैं बेटा, इफ रिटन कम्युनिकेशन इफेक्टिव करना है तो रिटन कम्युनिकेशन इफेक्टिव करने के लिए हमें 4 चीजें इसमें भी याद रखनी है। पहला, राइटिंग स्टाइल, मतलब रिटन कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होगा जहां पे राइटिंग स्टाइल बढ़िया होगी, ग्रामेटिकली बढ़िया होगा। तीसरी बात, वोकैबुलरी हमने अच्छा यूज किया होगा और सिंपल होना चाहिए। तो ये 4 चीजें मिलकर के बेसिकली किसी रिटन कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अभी हमने क्या बताया, ओरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब जहां पे इंफॉर्मेशन अदर देन वर्ड एंड लैंग्वेज शेयर किया जाए, दैट विल बी कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बेटा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर 5 चीजें इन्वॉल्व होती है, मतलब 5 ऐसे एक्ट होते हैं जिसके थ्रू बेसिकली हम अपने व्यू को, फीलिंग को, थॉट को शेयर करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वो कौन कौन सी चीजें हैं? फर्स्ट वन इज बॉडी लैंग्वेज, next one is the para language, third one is the aesthetic communication, fourth one is the appearance and fifth with the symbol। मतलब that means non verbal जो communication होता है उसके अंदर भी 5 रिसोर्सेज होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। 5 तरीकों से बेसिकली हम अपनी फीलिंग को, इमोशन को दूसरी पार्टी तक शेयर करते हैं अदर देन रिटन एंड ओरली। वो 5 कौन कौन से हो गए? बॉडी लैंग्वेज, जहां पे बॉडी के बिहेवियर के बेसिस पे हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा पैरा लैंग्वेज, जहां पे से समथिंग देन एक्चुअल वर्ड यूज्ड, मतलब जो हम बोलना चाह रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हम टोन की लैंग्वेज में बोल दें। थर्ड वन इज द एस्थेटिक कम्युनिकेशन, जहां पे आर्टिस्ट बेसिकली परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, दैट विल बी कॉल्ड एस्थेटिक कम्युनिकेशन। फोर्थ वन इज द अपीयरेंस, जहां पे किसी की पर्सन की पर्सनालिटी के बेसिस पे, उसके अपीयरेंस के बेसिस पे, उसके लुक के बेसिस पे हम उसके बारे में जज कर लेते हैं, दैट विल बी कॉल्ड अपीयरेंस। एंड लास्ट वन द सिंबल, सिंबल इज द रिलेटेड टू रिलीजन्स या किसी एनी ब्रांड नेम, उसके बेसिस पे हम किसी चीज को जज करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड सिंबल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद थर्ड वन इज द, क्या लिखा है आइए देखते हैं। थर्ड वन इज द विजुअल कम्युनिकेशन। क्या? विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जहां पे बेसिकली हम इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज को यूज करके, ग्राफिक डिजाइन को यूज करके, इस तरह के रिसोर्सेज को यूज करके हम अपने एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग को, दैट मींस ऐसे अपनी राइट ना इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन। उसे क्या बोलते हैं? विजुअल कम्युनिकेशन। तो बच्चों हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि चैनल के बेसिस पे 3 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज द वर्बल कम्युनिकेशन, नेक्स्ट वन इज द नॉन वर्बल, थर्ड वन इज द विजुअल कम्युनिकेशन। और वर्बल के अंदर भी हमने 2 बातें सीखी, नॉन वर्बल में 5 बातें सीखी और विजुअल कम्युनिकेशन तो केवल एक ही था।
चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों पर्पज एंड स्टाइल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पर्पज एंड स्टाइल। आइए लेट्स स्टार्ट। पर्पज एंड स्टाइल की बात करें तो इसमें एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बेटा फॉर्मल कम्युनिकेशन राइट ना वो कम्युनिकेशन होता है जहां पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं विथ फुलफिल फॉलो या फुलफिल ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब जहां पे इंफॉर्मेशन जो शेयर किया जा रहा है वो ऑफिशियल के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए शेयर किया जा रहा है, दैट विल बी कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन। और जनरली फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है ये एक फॉर्मल मैनर ऑफिशियल, जैसे कोई बोर्ड मीटिंग है, कोई एनुअल जनरल मीटिंग है, तो बोर्ड मीटिंग या एनुअल जनरल मीटिंग में सब एक प्रॉपर मैनर में बेसिकली कोई इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है, उसका एक प्रॉपर सिस्टम होता है जो कि हम लोग बीसीआर में अभी आगे पढ़ेंगे। एक टॉपिक आएगा जिसमें मिनट्स टॉपिक जो आएगा उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल का मतलब होता है कि जहां पे हम इंफॉर्मेशन जो शेयर कर रहे हैं वो अदर देन ऑफिशियल रूल रेगुलेशन, मतलब बिना ऑफिशियल रूल रेगुलेशन के अलावा जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। लाइक जैसे वर्किंग आवर की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे इंटरवल है या कोई ब्रेक का टाइम है राइट ना, लंच का टाइम है, उस दौरान दो इंप्लॉय आपस में डिस्कस करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए तो अभी हमने क्या सीखा? क्या सीखा जल्दी बताओ बेटा, क्या सीखा? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्क इन कम्युनिकेशन। अब आप बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चलता है कि सर नेटवर्क इन कम्युनिकेशन क्या है? नेटवर्क का मतलब ऐसा पैटर्न या ऐसा मेथड जिसके थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन एक पार्टी से दूसरी पार्टी को पास ऑन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क इन कम्युनिकेशन। क्या हमने बोला? नेटवर्क कम्युनिकेशन का मतलब ए पैटर्न या मेथड ऑन बिहाफ ऑफ एनी इंफॉर्मेशन पास टू अदर एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय से जो इंफॉर्मेशन दूसरे एम्प्लॉय को हम पास ऑन कर रहे हैं, जिस पैटर्न जिस मेथड के अकॉर्डिंग, उसी पैटर्न या मेथड को हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क इन कम्युनिकेशन। नेट मतलब तरीका, जो तरीका है। चलिए अब बात करें कि नेटवर्क इन कम्युनिकेशन की बात करें तो इसके अंदर कितने तरीके हो सकते हैं? तो आइए बेटे स्टार्ट। सबसे पहला तरीका है वर्टिकल नेटवर्क। वर्टिकल नेटवर्क के अंदर दो बातें, जहां पे वर्टिकल नेटवर्क क्या होता है? जहां पे सुपीरियर और इंफीरियर के बीच में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, जहां पे फीडबैक और रिस्पॉन्ड इमीडिएटली पॉसिबल होता है, दैट विल बी कॉल्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल कम्युनिकेशन। मतलब वर्टिकल नेटवर्क में, वर्टिकल जो नेटवर्क होता है बच्चों, उसमें वर्टिकल नेटवर्क में बेसिकली एक ही डिपार्टमेंट के दो एम्प्लॉय के बीच में डिस्कशन होता है, बट दोनों एम्प्लॉय का जो लेवल होता है वो सुपीरियर और इंफीरियर का होता है। ओके, बॉस और स्टाफ के बीच में, मतलब सुपीरियर इंफीरियर के बाद में बात होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क, वर्टिकल नेटवर्क। नेक्स्ट दूसरी बात हमने क्या लिखी है? जरा देखो बेटा, दूसरी बात हमने क्या लिखी, जल्दी बताओ क्या लिखा है? दूसरी बात हमने लिखी है सर्किट नेटवर्क। सर्किट नेटवर्क क्या होता है? सर्किट नेटवर्क में जहां पे दो सेम लेवल के एम्प्लॉय आपस में डिस्कशन करते हैं, एक एम्प्लॉय दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड करता है, सेंड करता है, और दूसरा उसका फीडबैक देता है, तो इस तरह के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? सर्किट नेटवर्क। क्या बोलते हैं? सर्किट नेटवर्क। चलिए थर्ड वन क्या लिखा है? चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क क्या होता है? देखो बेटा, चेन नेटवर्क में यहां लिखा है कम्युनिकेशन फ्लो थ्रू द चेन ऑफ कमांड। मतलब जहां पे ऐसा नेटवर्क पैटर्न, ऐसा मेथड या ऐसा पैटर्न जहां पे जो इंफॉर्मेशन फ्लो होता है वो डाउनवर्ड बेसिस पे होता है। और दूसरी बात, चेन ऑफ कमांड का मतलब जहां पे जो बेसिकली कम से कम दो या दो से ज्यादा लेयर होनी चाहिए। मतलब जो इंफॉर्मेशन स्टार्ट से चली तो एक्स से वाई, वाई से जेड, कम से कम जेड तक हो, जेड से ए, मतलब दिस तरीके।
चेन ऑफ कमांड होना चाहिए। इफ एक ही दो ही लोग हैं तो ये कभी भी चेन ऑफ कमांड नहीं होगा, तब तो ये क्या हो गया, सुपीरियर इंफीरियर वाली बात हो गई, और ये वर्टिकल है। वर्टिकल और इसमें यही फर्क है, वर्टिकल में क्या होता है, एक ही चेन होता है, बल्कि चेन नेटवर्क में क्या होता है, एक से ज्यादा लेयर होता है। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि यहां पे जो इंफॉर्मेशन फ्लो होता है वो डाउनवर्ड बेसिस पे होता है। इफ अपवर्ड बेसिस पे इंफॉर्मेशन फ्लो होगा तो वो कभी भी चेन नेटवर्क नहीं माना जाएगा, कभी भी नेटवर्क नहीं माना जाएगा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। गुड, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जरा जल्दी बताओ बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चौथा है व्हील एंड स्पोक नेटवर्क। ये क्या होता है, इसके अंदर हमें तीन बातें याद रखनी है। स्पोक एंड व्हील एंड स्पोक नेटवर्क वो होता है जिसमें एक ही कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, एक ही हेड पर्सन होता है, और वो सारे जितने भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं सब एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन देता है, ऑर्डर देता है और उनसे इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। मतलब बेसिकली व्हील एंड स्पोक नेटवर्क आर दोज नेटवर्क इन केस a single controlling authority who gives order and instruction to all employee and ये जो सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ये बेसिकली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये नेटवर्क पैटर्न बढ़िया है, बट बड़े कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें व्हील एंड स्पोक नेटवर्क इज नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट बेनिफिशियरी। बेनिफिशियल मतलब बेनिफिट के लिए नहीं रहेगा वो, क्यों, दैट मीन उसमें बड़े ऑर्गेनाइजेशन में फिर एक्सपर्टाइजेशन नहीं आ पाएगा। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में अकेला ऑनर सारी चीज को कंट्रोल कर सकता है, जैसे लाला बनिया की दुकान होती है, सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, तो वहां पे ये सब चलता है। बट बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की बात करें, रिलायंस की बात करें, टाटा की बात करें, बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें, वहां पे बेटा ये सिस्टम, ये नेटवर्क सक्सेसफुल नहीं है, बिकॉज वहां पे लार्जर नंबर ऑफ एम्प्लॉय वहां पे काम करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो कोई अकेला बंदा सारे डिपार्टमेंट को मैनेज नहीं कर सकता, वहां पे पॉसिबल नहीं। ये जो पैटर्न या मेथड है, ये बेसिकली मेथड या पैटर्न केवल कहां यूजफुल है, एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जल्दी। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क क्या होता है, ये बेसिकली ये ऐसा पैटर्न है जिस पैटर्न में बेसिकली टीम वर्क के बेसिस पे काम किया जाता है और जिसमें कि हर एम्प्लॉय इक्विवेलेंट होता है। तीसरी बात, यहां पे कोई भी मेंबर जो होता है उस टीम का, वो दूसरे मेंबर से विदाउट हेजिटेशन, विदाउट फियर डिस्कस कर सकता है, कोई भी इश्यूज है, फैक्ट है, उसको डिस्कस कर सकता है। चलिए ये स्टार नेटवर्क हो गया। अब बात करते हैं कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब माना जाएगा, मतलब जो कम्युनिकेशन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब माना जाएगा। तो इसके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 7 चीजें 8 चीजें हमें याद रखनी। जल्दी हमने 7 चीजें लिखी है, वैसे आपके बुक में 9 चीजें दे रखी हैं, लेकिन मेन आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर 7C 5C या 2C या 3C प्रिंसिपल बताइए। C मतलब यहां पे देखो पहला है क्लैरिटी, मतलब कोई भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी माना जाएगा जहां पे ये 7 चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए। पहला क्लैरिटी, मतलब जो हम कम्युनिकेशन जो मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, शॉर्ट लैंग्वेज होना चाहिए, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अंडरलाइन होना चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड क्लैरिटी। ये होगी क्लैरिटी की बात। अब हम दूसरी बात करते हैं कंसाइजनेस, मतलब हमेशा जो मैसेज हम ड्राफ्ट करके, जो इंफॉर्मेशन हम ड्राफ्ट करके सेंड कर रहे हैं वो कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज का मतलब ये हुआ कि उसको हम समराइज मतलब छोटा बना करके लिखे, उसमें इररिलेवेंट वर्ड को अवॉइड कर दें। नेक्स्ट के लिखा है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का मतलब होता है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन मैसेज शेयर कर रहे हैं वो विद फैक्ट एंड फिगर के अकॉर्डिंग करें, उसमें किसी चीज को विथ एविडेंस। क्यों? क्योंकि सामने वाली पार्टी हमारे पे फेथ तभी करेगा, ट्रस्ट तभी करेगा जब हम उसे एविडेंस प्रूफ दे सके। हवा हवाई में बात नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी सामने वाला बंदा वो मेरी बात पे तभी फेथ करेगा, तभी विश्वास करेगा जब उसे लगे कि ये बंदा सही बोल रहा है। तो ये सब उसे कब लगेगा, जब हम उसको फैक्ट एंड फिगर के बेसिस पे हम उससे बात बोलेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे।
नेक्स्ट क्या लिखा है, कर्टसी। जो भी सेंटेंस यूज किया जाए, जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो कर्टसी लैंग्वेज होना चाहिए, कोई अग्रेसिव वर्ड में राइट ना वर्ड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, लिस्टेनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी माना जाएगा जब सामने वाली पार्टी की बात को आप सीरियस होकर के सुनेंगे, अटेंशन से सुनेंगे, तभी आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फोकस एंड अटेंशन, इमोशनल अवेयरनेस। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इमोशनल नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, तब वो कभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इमोशनल की बात को अवॉइड करके चलेंगे, राइट। तो हमने ये सीखा कि कोई भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी माना जाता है जहां पे 7C का प्रिंसिपल अप्लाई हो, रूल्स अप्लाई हो। मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात हमने बताया कंसाइजनेस होना चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, कंक्रीटनेस होना चाहिए, कर्टसी लैंग्वेज होनी चाहिए, लिस्टेनिंग ऑफ राइट ना जो भी है, लिस्टेनिंग एंड फोकस एंड अटेंशन होना चाहिए, लिस्टेनिंग टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। बहुत ये सब सारी चीजें जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक वो कभी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात की। अब लास्ट पॉइंट हम लोग कम्युनिकेशन में बच्चों रिवीजन क्या करने जा रहे हैं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बैरियर। मतलब कोई भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में रुकावट कौन कौन सी चीजें डालती हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक तो फिजिकल बैरियर, अब एक तो होता है फिजिकल बैरियर। अब हम फिजिकल बैरियर की बात करें तो जैसे कि हमने ग्राफ दिया, तो इसमें फिजिकल बैरियर क्या हो सकता है। एक तो डिस्टेंस, जैसे ये बंदा है अब ये बोल रहा है, अब डिस्टेंस जैसे माइक ना फिजिकली ये बोल रहा है। अब ऐसे केस में ये लोग दूर डिस्टेंस पे बैठे हो तो एक तो ये ऐसे केस में वॉइस जो है बेटर नहीं आएगी। तो ये क्या होगा, एक तो रीजन फिजिकल बैरियर का मतलब होता है डिस्टेंस भी एक रीजन हो सकता है, या जो ये माइक यूज करे वो आउटडेटेड माइक हो तो उसमें क्या होगा, आवाज क्लियरिटी नहीं आएगी। एक ये भी फिजिकली राइट ना बैरियर हो सकता है। तीसरी बात, जैसे बगल में भी कोई ऑफिस खुला हुआ है, वहां पे भी कोई मीटिंग चल रही, वहां भी बात हो रही है, तो उसकी वजह से भी फिजिकली बैरियर आएगा। तो ये हो गया फिजिकली बैरियर का मतलब है कि जहां पे कम्युनिकेशन को शेयर करने में बेसिकली फिजिकली बेसिस पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। प्रॉब्लम ड्यू टू आउटडेटेड इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ड्यू टू डिस्टेंस हो सकता है, ड्यू टू अदर पार्टी, जैसे बगल में साइड में कोई डिस्कशन कर रही वो भी हो सकता है ना। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड फिजिकली बैरियर। चलिए, एक तो फिजिकली बैरियर हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा और कौन कौन से बैरियर है, फटाफट बोलो। नेक्स्ट बैरियर है जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में चार चीजें आती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब है कि जो बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसमें कुछ गड़बड़ी होना, जैसे उसके रूल्स रेगुलेशन में गड़बड़ी होना। ओके बेटा, उसके पॉलिसी जो उसने पॉलिसी बनाई है उसमें कुछ गड़बड़ होना, या ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट या ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ मिसमैनेजमेंट होना, मतलब उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दैट विल बी कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफ मिसमैनेजमेंट है या पॉलिसी एंड प्रोसीजर प्रॉपर वे में फॉर्म नहीं किया गया है तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन में जो बाधा आती है, दैट विल बी कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। नेक्स्ट वन क्या लिखा है, फिजिकल बैरियर। चलिए बेटा फिजिकल बैरियर की बात करते हैं, फटाफट। चलिए फिजिकल बैरियर की बात करें तो फिजिकल बैरियर के अंदर क्या क्या रीजन हो सकते हैं, जल्दी बोलो। फिजिकल बैरियर का मतलब होता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, या ग्रामेटिकली स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन या सेंटेंस इसको प्रॉपर वे में नहीं बोल पा रहे हो, सामने वाली पार्टी नहीं समझ पा रही है। एनवायरमेंटल हो सकता है, हियरिंग साइड हो सकता है। ये सब कुछ बहुत सारे रीजन्स होते हैं जो कि किसके इस पार्ट होते हैं, फिजिकल बैरियर के। नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, जल्दी बताइए बेटा। नेक्स्ट लिखा है इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर में देखो ये सब दे रखा है, कंफ्लिक्ट हो, बीइंग एसेट, बीइंग नेगेटिव, जो आपकी सोची बेसिकली नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये सब कुछ रीजन है जिसको रीजन को हम क्या मानते हैं, इमोशनल बैरियर। नेक्स्ट क्या लिखा है जरा बताओ, जल्दी बोलो। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब होता है कि जहां पे बेसिकली फिजियोलॉजिकल का मतलब है जहां पे जो सोच होती है, सोच के अकॉर्डिंग जो क्रिएट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल मतलब बीमार भी हो सकता है
राइट ना, ये सब इसके रीजन हो सकते हैं। जैसे इसमें रिलीजन दे रखा है, मतलब सोच, रिलीजन हो गया, पॉलिटिक्स वैल्यू हो गया, पर्सनालिटी हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, ये सब चीजें हमने दे रखी है एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, नेक्स्ट लिखा है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर के ये सब कुछ पार्ट्स होते हैं, तो ये सब जो रीजन है बेसिकली ये पार्ट ऑफ द क्या है बेटा, बैरियर है। साइकोलॉजिकल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, साइकोलॉजिकल का मतलब होता है बेटा जहां पे किसी चीज, परसेप्शन बैरियर भी हो सकता है। परसेप्शन का मतलब जहां पे किसी पर्सन के प्रति आपका जो सोच है वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो हमेशा वो कुछ भी बोलेगा आप सीरियस होकर नहीं समझेंगे, ये परसेप्शन बैरियर हो गया। तो ये सब कुछ बैरियर्स हैं जो कि आपके बुक में दे रखे हैं, जो कि हमने आपको समझाया। तो आज हमने फटाफट क्या कंप्लीट किया बताइए, 30 मिनट में हमने कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लिया। कम्युनिकेशन के अंदर हमने सीखा कि कभी कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन के अंदर दूसरी बात हमने सीखी कम्युनिकेशन के टाइप, तीसरी बात सीखी नेटवर्क इन कम्युनिकेशन, चौथी बात क्या सीखी, बैरियर, मतलब 6 नंबर आपके पक्के। ओके, चलिए बेटा, लेट्स अगले वीडियो में फिर से हम लोग नए चैप्टर में वीसीआर में आएंगे और दूसरा चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली ग्रामर का पोर्शन जो 10 नंबर का आता है वो भी हम 45 मिनट 30 मिनट के अंदर पूरा वीडियो पूरा क्रैश करके बना देंगे। फिर अगली वीडियो के वेट करते हैं बेटा। ओके, गुड बाय।